नमस्कार, दराज धर्म देख रहे हैं मैं आपके साथ गौरव अवस्थी। देखिए किस तरीके से राज ठाकरे ने एक रैली की औरंगाबाद पर। अब उसके बाद जो महाराष्ट्र सरकार है उसके सुर बदलते हुए नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की जो मेयर है मुंबई की किशोरी पेडनेकर, अब वो कह रही हैं कि देश जो है संविधान से चलेगा और अब जो लाउड स्पीकर हैं वो नियम के अनुसार या इधर के हों या उधर के, दोनों तरफ से उतारे जाएंगे। तो देखने वाली बात ये होगी क्या अब ये एक राज ठाकरे की रैली के बाद क्या सुर बदल गए। सर आपसे बात करेंगे, क्या लगता है राज ठाकरे की रैली इतनी विशाल हो गई कि सुर बदल गए? देखिए, ऐसा है कि राज ठाकरे उनके लिए कितनी चुनौती है ये विषय बाद में। 3 मई को रमजान खत्म हो रहा है। शिवसेना 3 मई के पहले एक भी कोई लाउड स्पीकर उतारते हुए दिखा देती, उतारे ही नहीं 1 महीने तक। सवाल तो यह है कि 3 के बाद तो करना ही है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। सवाल तो 3 के पहले का ही था। तो इसलिए उनके बयान से राज ठाकरे की राजनीति है जो भी है, लेकिन उसने शिवसेना को एक्सपोज कर दिया है। उसने 3 तक की चुनौती दी थी कि आप अगर हिंदुत्व के समर्थक हो, आप सेकुलरिज्म मानते हो, आप कानून के शासन हो, तो 3 के पहले हटाओ, नहीं तो 3 के बाद हम डायरेक्ट एक्शन करेंगे। तो सवाल बाद में हटाने का था ही नहीं, सवाल तो 3 तारीख के पहले का था। इसी उत्तर प्रदेश में आपको पता है ना, 7,000 से ज़्यादा लाउड स्पीकर हटा दिए गए, 30,000 के आसपास लाउड स्पीकर के आवाज़ कम कर दिए गए। तो वो सब तो हो गया 3 तारीख के पहले ही। तो शिवसेना को 3 तारीख की प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ी? शिवसेना ने एक और रणनीति अपनाई थी कि नवनीत राणा को जेल में डाल करके, और राज ठाकरे से बड़ा इशू बन जाएगा ये, तो राज ठाकरे उसमें डाउन हो जाएगा और ये बड़ी हो जाएगी, हमारी लड़ाई इधर छिप जाएगी, ये करेगा नहीं। क्योंकि शिवसेना की समस्या इस समय यह है कि शिवसेना लंबे समय तक हिंदुत्व का पुरोधा रही है, हिंदुत्व पर वो बीजेपी से आक्रामक रही है, एंटी मुस्लिम पार्टी उसको माना जाता था। बाला साहेब ठाकरे मुसलमानों के खिलाफ बिल्कुल बोलते थे। तो अब वो पार्टी अचानक सत्ता के लिए वो अपने को सेकुलर बनाने की कोशिश की है। शुद्ध सेकुलर नहीं है, जो ये स्यूडो सेकुलर कहते हैं, राजनीति के लिए, सत्ता के लिए सेकुलर। तो उसको दोनों चीज़ दिखाना है। जो उसके समर्थक हैं, जो उसके मेंबर्स हैं, वो मान ले कि नहीं हिंदुत्व को इसने छोड़ा नहीं है, लेकिन जिनके साथ वो सत्ता में है वो भी मान ले कि नहीं अब ये हिंदुत्व वाला नहीं है, सेकुलर वाला है। तो इसको सेकुलरिज्म के दिशा में थोड़ा अति की जाना पड़ता है कि कोई ट्वीट कर दे, उसको अरेस्ट करके राजद्रोह लगा दो। किसी ने हनुमान जी का चालीसा करने कहा, उस पर राजद्रोह लगा दो। लेकिन अभी तक अगर साहस था, यही तो हम लोग कह रहे थे कि अभी तक साहस था, तो राज ठाकरे का बयान नवनीत राणा से ज़्यादा सांप्रदायिक अगर देखा जाए कि भैया नहीं होगा तो हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, इसमें सांप्रदायिकता ज़्यादा थी कि कम थी? तो उसको क्यों नहीं अरेस्ट किया अभी तक? कह रहे हैं अब कार्रवाई की जाएगी, अगर गलत सलत बोला होगा तो खिलाफ कार्रवाई होगी। और कहना है जो उनके कार्यकर्ता हैं वो भी कायदे में रहे, नहीं तो फिर कोर्ट कचहरी करते करते चप्पल तक गिर जाएंगे। ये तो इतना तो बोलना ही है। उनके जो लाउड स्पीकर हैं, उनके एक लाउड स्पीकर है ना संजय राउत, वो ये सब लाउड स्पीकर के अलावा तो वो तो 20 फीट गाड़ते हैं, किसी को उखाड़ देते हैं। तो सवाल तो है कि नवनीत राणा पर तो इतनी जांच नहीं ना हुई कि करेंगे, आपने सीधे अरेस्ट कर लिया, इसको क्यों कर रहे हैं? तो समस्या वही है भाई, यही है कि यद्यपि राज ठाकरे ने अपनी नासमझी से नॉर्थ इंडियन को विरोधी बना लिया हुआ है, बिहारियों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश के खिलाफ अभियान चलाया, तो उनकी क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क है। लेकिन इस समय क्या है कि शिवसेना के अंदर भी धीरे धीरे एक खलबली है अंदर से, हम तो हिंदुइज्म के वक्त थे, ये कहाँ फंस गए हैं? तो सत्ता में है तो पार्टी को सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन सत्ता से जाने के बाद ये संभव है भाई है कि वो सारा सपोर्ट बेस जो शिवसेना का है, या बड़ा एक सपोर्ट बेस एक भाग फिर राज ठाकरे के पास नहीं चला जाए जो आक्रामक हिंदुत्व का है। तो ये भय इस समय जो है कायम कर रहा है, इसलिए अरेस्ट करने में डरते हैं। लेकिन अब जो स्थिति पैदा हो गई है, मैंने आज एक ट्वीट भी किया है कि क्या नवनीत राणा के बाद अगली बारी राज ठाकरे की है क्या, उस पर भी राजद्रोह लगेगा? तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि करें क्या। न इनको निगलते बन रहा है राज ठाकरे को, न उगलते बन रहा है। सोनिया सेना बन के रह गई क्या शिवसेना? नहीं, ये शब्द मैं प्रयोग नहीं करूंगा सोनिया सेना, क्योंकि कांग्रेस अपने आप जो पार्टी स्वयं अपने आप को नष्ट करने पर तुली है, उसकी सेना बनने क्या है। लेकिन शरद पवार के बारे में जरूर कह सकता हूं कि शरद पवार इस पूरे समूह के महाविकास अघाड़ी के वही निर्णायक है, उसमें सोनिया गांधी की ज़्यादा भूमिका नहीं है। और जो संजय राउत हैं वो शिवसेना से ज़्यादा तो शरद पवार का बचाव करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इस समय सोनिया सेना कहने से अगर शिवसेना को कहना हो तो शरद पवार की सेना आप कह सकते हैं। लेकिन शरद पवार बहुत बुद्धिमान है, शरद पवार इस ढंग का बयान कहीं नहीं देते हैं।
शिवसेना को यूज करके वो लड़वाते हैं। शरद पवार की राजनीति जो है कभी इस प्रकार से रही नहीं है। तो शरद पवार की पॉलिटिक्स है कि उनको जो कुछ भी आक्रामकता करनी है वो संजय राउत के माध्यम से, शिवसेना के माध्यम से कराओ। अपने नरेंद्र मोदी अमित शाह से रिश्ते बनाए रखो, चूंकि 25 केस तो हैं, कोऑपरेटिव से लेके फलाना चिलाना पड़ा हुआ है, पूरे खानदान का, भतीजे का है, भतीजे का सारा फंसा हुआ है, तो यहाँ सेट करो। शकुनी वाला पासा फेंकने वाला। नहीं, शकुनी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन शरद पवार की पॉलिटिक्स जो है कि मोदी से संबंध रखो और जो ये मुस्लिम वोट और सेकुलर वोट है और जो अटैक कराना है वो शिवसेना से कराओ। और शिवसेना एक प्रकार से शरद पवार की टूल्स बन गई है, हथियार बन गई। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हिंदू वोट बैंक छिटकने का डर सता रहा है क्या शिवसेना को? राज ठाकरे के पाले में जाता हुआ नजर आ रहा है क्या कल की रैली के बाद? देखो, राज ठाकरे के पाले में अभी जाएगा नहीं जाएगा कहना कठिन है, लेकिन शिवसेना के पाले से तो जाएगा ना। क्यों जाएगा? अरे जो चीजें वहाँ उदाहरण तो दिया जा रहा है ना कि आदित्यनाथ जोगी को देखो, तो वहाँ के लोग तो सोच रहे हैं ना। और एक बड़ा वोट जो नॉर्थ इंडियन का रहा है, नॉर्थ इंडियन वोट बीजेपी को मिलता रहा है, बीजेपी के पार्टनर होने के कारण शिवसेना को भी मिलता रहा है। और बहुत बड़ा वोट है, केवल मुंबई में नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में आप चले जाओ, कर्नाटक से लेकर उधर मैसूर के एरिया तक, तो चारों तरफ है। तो वो वोट मिल रहा है तो वो तो खिसकेगा ही जाएगा ना, क्योंकि शिवसेना का शासन जो है ये तो एक फासिस्ट और अधिनायकवादी शासन है। बड़े बड़े पत्रकार इस समय मुंबई जाने से डरते हैं कि हम लोग बोलते हैं कहीं हम चले जाएं तो अरेस्ट ना हो जाए वहाँ। ये स्थिति हो गई है शिवसेना की सरकार की। इस प्रकार की सरकार कभी आई ही नहीं है। पत्रकारों को भी जाने में डर हो रहा है। आपने देखा, एक टीवी चैनल ने चलाया तो उसकी अरेस्टिंग हुई कि नहीं हुई? किस ढंग से 7 दिन वो जेल में रहा है। तो हम लोग कैसे जाएंगे फिर अगर जाना? नहीं, सबके साथ ये भय है, सबके साथ ये भय है कि इस समय शिवसेना की सरकार जो चल रही है वहाँ पत्रकारों को, बुद्धिजीवियों का, कि जो भी एक बात करता है, शिवसेना की आलोचना करता है, उसके अंदर भय है। इस प्रकार का शासन है, तो ऐसा शासन लंबे समय तक नहीं चलता है। राज ठाकरे को वोट मिलेगा नहीं मिलेगा ये अलग बात है, चुनाव के समय क्या होगा, लेकिन शिवसेना ने अपने हिंदुत्व वोट को स्वयं अपने करनी से बिखार दिया। आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व वोट को बिखा दिया है, लेकिन आज ही का संजय राउत का ट्वीट है, वो कह रहे हैं बाबरी विध्वंस में हम ही लोग थे जो आगे आए थे। ये बीजेपी आई थी क्या? नहीं ना, बाबरी विध्वंस में थे तो उस समय बाला साहब ठाकरे की थी। मैं उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करता हूँ। ऐसा थोड़े ही है। शरद पवार ने एक स्टेटमेंट दिया था ना कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस ऐसी जमींदार है, राजा है, कि उसका सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन एक कमरे में बैठ के देखती रहती है कि ये भी जमीन मेरा था, ये भी जमीन मेरा था, ये भी जमीन मेरा था। तो इसलिए शिवसेना ये कहती है कि हम तो 1992 में हम गए थे। अरे भाई, 92-93 से लेकर 2013 तक तो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी ना। वो शिवसेना कभी जो है कांग्रेस और शरद पवार के साथ नहीं जाती। तो आज वो क्या बोल रहे हैं ये मायने रखता है। जो उस समय गए थे 1992 में बाबरी विध्वंस करने, मान लेते हैं, वो क्या शिवसेना के साथ है कि नहीं है, ये देखने की जरूरत है। वो इस शिवसेना के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये देखने की जरूरत है। और संजय राउत के जैसे सलाहकार, स्पोक्स पर्सन और नेता के रहते उद्धव ठाकरे को किसी भी दुश्मन की जरूरत है ही नहीं। ऐसी बहुत बड़ी बात आपने कह दी। ऐसा क्यों लगता है कि संजय राउत के रहते हुए अरे थोड़ा सा बताइए, संजय राउत के रहते हुए आपको क्यों लगता है, आपको क्यों लगता है संजय राउत? मैं ये पूछ रहा हूँ, आपके दर्शकों से भी पूछता हूँ कि संजय राउत के बोलते हुए समझ में आती है कि वो शिवसेना के लिए बोलते हैं कि शरद पवार के लिए बोलते हैं? वो किसके लिए बोलते हैं? वो वोट बढ़ाते हैं कि वोट घटाते हैं? वोट बढ़ाते हैं कि वोट घटाते हैं? आपको लगता है कि इस देश में इतने बड़े ताकतवर है, उसका पूरा परिवार फंसा हुआ है, स्वयं उन पर मुकदमे हैं, बैंकों का HIDL का मुकदमा है, बैंकों के से उनकी पत्नी को बिना इंटरेस्ट के लोन मिल गया, उनकी पत्नी इनके जो पार्टनर है उसके बीवी का पार्टनर है, इनकी दोनों बेटियां उसके पार्टनर के पार्टनर है, तो खुद फंसा हुआ है। तो कमजोर आदमी ज्यादा जोर जोर से बोलता है।